कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 9 सरल रेखा, और हम इसका एक्सरसाइज जो 10.3 वो कर रहे हैं। अपनी बुक में देखें ध्यान से। रेखा का व्यापक समीकरण के बारे में हमने बताया था किस प्रकार होती है, और मैंने वहां ये भी बताया था कि एक व्यापक पर मैं क्वेश्चन करूंगा जिसे हम तीनों रूप में कन्वर्ट किस प्रकार करें। तो छात्रों, इसे ध्यान से देखें। मेरे पास से मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 10.3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। इसमें 3 पार्ट हैं। निम्नलिखित समीकरण को ढाल अंतःखंड के रूप में परिभाषित कीजिए। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। अर्थात हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है? ढाल अंतःखंड के रूप में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें उसका ढाल और y अक्ष पर घटाना है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कुछ समीकरण दी हुई हैं, उन्हें हमें अंतःखंड के रूप में लिखना है। फिर तीसरा हमारे पास लंब रूप में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट लिया है फर्स्ट, और मैंने इसे ढाल अंतःखंड के रूप में भी लिखा है, इसे अंतःखंड के रूप में भी लिखा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में भी ट्रीट किया है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में भी ट्रीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 तो ये है ही लंब रूप में से कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखो, ये हमारे पास दिया है। तो छात्रों, ये व्यापक रूप है। हमने x लिख लिया, x का गुणांक 1 है, इसका मतलब +1 है। फिर y लिख लिया, यहाँ y का गुणांक -3 है, और अचर पद यहाँ +8 है बराबर। तो ये कहलाता है ax + by + c बराबर 0। अगर जब तुलना के रूप में करें तो a का मान यहाँ +1 है, b का मान -√3 है, और c का मान यहाँ 8। तो ये एक व्यापक समीकरण, ध्यान से सुनिए। अब हम सबसे पहले लिखते हैं इसे ढाल अंतःखंड के रूप में, अर्थात ऐसे लिखना है y = mx + c। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, ढाल अंतःखंड का जो रूप होता है, यदि हम उसकी ये लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ तो केवल y है और बाकी सब एक तरफ है। तो इसी समीकरण को केवल y निकाल के सब एक तरफ लिख दें तो बन जाएगा। तो हमने क्या किया, y को सिंगल करना सोचा। तो ये जो y वाला पार्ट रखा इधर और बाकी सबको इधर बचा, दोनों तरफ सब माइनस माइनस, सबको माइनस से भाग कर दिया। अब इस √3 से भी से भाग कर, तो y सिंगल हो गया, पर पूरी समीकरण को -√3 से भाग कर दो। तो y = 1/√3x + 8/, चाहो तो तुम ऊपर नीचे यहाँ 8 √3 से ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो, ये हमारे पास है ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, जहां ये m है और ये c है, y = mx+। तो m का मान कितना आ गया, ढाल कितना आ गया, 1/√3। अगर कोण पूछता हो तो tan 30 का मान है, थीटा का मान 30। y अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान c, क्योंकि हम जानते हैं c क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। c का मान 8/√3, चाहो तो इसे √3 से ऊपर नीचे गुना कर दी, मैंने करके लिखी हुई है, ये आंसर आ गया। ये है, बहुत आसान है। तो एक तरीका और आ गया तुम्हारे पास, यदि रेखा का समीकरण तुम्हें पता है तो तब भी तुम ढाल ज्ञात कर सकते हो। उसे प्रवणता के रूप में लिख ले, ढाल के रूप में लिख लें, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसका ढाल होगा। अब इसके बाद में आते हैं अंतःखंड के रूप में। अब सेकंड करते हैं इसे अंतःखंड के रूप में। देखो, जैसे हमें अंतःखंड का समीकरण हम जानते थे क्या था, x/a + y/b = 1 था। तो इस रूप में मुझे लिखना, x के नीचे आना चाहिए प्लस y/b, b हो जाएगा बराबर, अर्थात बराबर 1 होना चाहिए। तो पहले क्या करा हमने, इसका जो हमारा क्वेश्चन था, ये इस अचर पद को हम इस साइड लेंगे, इस सब 1 बना दे, क्योंकि इसकी जो राइट साइड है वो 1 है, और इसे -8 से भाग कर दिया।
x बटे -8, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ तो ऊपर x का ऊपर अंश में x है, हर में -8 है। यहाँ लेकिन √3 है, से √3 को अपोन में लेंगे तो इसे लिख लिया y बटे 8 बटे √3। देख लो कंपेरिजन, ये तो हुआ a का मान, ये हुआ x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये हुआ y अक्ष पर कटा अंतःखंड a, ये a का मान है, ये b का मान है। तो x अपोन a y अपोन b बराबर 1, इसे कहते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। कोई रेखा दी हुई है उसे अंतःखंड के रूप में लिख लो और उससे एक और b का मान हमें ज्ञात करना, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार दिया गया। अब आता है लंब रूप में रेखा का समीकरण, ये थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होता है। लंब रूप में देखो रेखा का समीकरण होता है x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। छात्रों ध्यान से, ये हमारे पास समीकरण दिया है, इसे लंब रूप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इसे इस साइड ले आओ, अचर पद को ध्यान रखें। पहले अचर पद देखते हैं, अचर पद इस साइड ले, अगर पहले इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं, अगर हमारे पास है तो इधर ले आइए। इसे प्लस करेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा जो अचर पद है उसे हम राइट साइड में लेंगे और धनात्मक होगा। अब हम नोट करेंगे x का गुणांक क्या है, -1 है। फिर नोट करेंगे y का गुणांक क्या है, √3। उन दोनों के वर्गों का योगफल करेंगे और उसका वर्गमूल करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अर्थात x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग का वर्गमूल करेंगे और ये वैल्यू 2 है। और 2 से इस पूरी समीकरण को भाग कर देंगे, अर्थात x का जो गुणांक है y का जो गुणांक है उन दोनों के वर्गों के योगफल का जो वर्गमूल आया उससे इस पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे 2 से इसे, तो यहां से रह गया, ये 8 आ गया, ये 2 से भाग करना था, यहाँ 2 से इसे भाग कर दिया, 2 से इसे भाग कर दिया, 2 से इसे भी भाग करना था। तो अब हमारे पास ये यह 4 है, ये गलती है, ये 2 देना भाग दिया नहीं, यहाँ 2 आएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास समीकरण यहाँ आ गई। अब ध्यान से देखें, अब हम इसकी लंब रूप में तुलना करें। देखो जो कोस अल्फा का मान है वो -1/2 है, जो साइन अल्फा का मान है ये √3/2 y आएगा यहाँ। तो y साइन अल्फा का मान कितना आ गया, √3/2, ये आ गया। साइन अल्फा का मान -1/2, साइन अल्फा का मान √3/2। छात्रों में दोबारा फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अचर पद को राइट साइड ले जाएंगे, उसे प्लस बना लेंगे, फिर उसके गुणांकों का जो वर्ग है x के गुणांक और y के गुणांकों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल से सब भाग कर देंगे दोनों पक्षों से। इसे 2 से इसे भाग, 2 से इसे भाग और 2 से इसे भाग, तो -x/2 प्लस माइनस √3/2 y प्लस 8/2 अर्थात यहाँ 4 आएगा, यहाँ से लिखा। फिर इसकी इससे तुलना करेंगे, तुलना करने पर कोस अल्फा का मान आ गया -1/2। अब हमारे पास देखो कोस तो होना चाहिए नेगेटिव और साइन होना चाहिए पॉजिटिव। हमें ऐसा क्वाड्रेंट, हमें अल्फा का मान यदि मिल जाए, देखो p का मान तो हमने मिल जाएगा, p का मान तो देखो ये है 4 है, यहाँ ये 4 है, आंसर आ गया। हमें अल्फा ज्ञात करना है, तो ऐसी वैल्यू जो कोस के लिए नेगेटिव अल्फा की और साइन के लिए पॉजिटिव। देखो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और कोस माइनस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें कोस प्लस साइन माइनस। तो ये वाला इस हमारा जो अल्फा है इस क्वाड्रेंट में है, अल्फा का मान अर्थात 90 से ज्यादा है। तो हमने 120 देखा, 120 पाएगा, कोस 120 का मान देखो -1/2 होता है, याद भी कर लें, कोस 120 का मान -1/2 कैसे, देखो कोस 90 प्लस 30, कोस दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस का, कोस बदलेगा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो अल्फा का मान 120 होगा। तो देखो
कोस अल्फा ये 120 के बराबर है, ये भी 120 के बराबर है, तो यहाँ से अल्फा का मान हम 120 और पी का मान यहाँ 4 है। तो छात्रों ये था लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया x कोस अल्फा, x कोस 120 y साइन 120 बराबर 4। ये हुआ लंब रूप में रेखा का समीकरण। कैसे लिखेंगे? अल्फा और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। x कोस 120, इस प्रश्न में ये था कि हमें क्या ज्ञात करना था, एक तो लंब घन, एक तो अल्फा ज्ञात करना था और एक लंबिक दूरी p ज्ञात करनी थी। लंबिक दूरी p 4 आ गई और अल्फा का मान आ गया 120। ये 4 है, 8 नहीं 4 क्योंकि हम 2 से भाग। छात्रों ये थी हमारी वीडियो नंबर 9 का ये वाला। अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक्सरसाइज अब 10.3 चल रही है हमारी, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा है, देखो ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं की पहचान ये है, x का गुणांक और y का गुणांक देखो समान रहता है। तो हम क्या करें, मूल बिंदु से पहली रेखा की दूरी ज्ञात कर लें। देखो दोनों ये माइनस प्लस माइनस है, तो इसका मतलब दूरियों का योग होगा। ध्यान रहे, एक मूल बिंदु के एक तरफ है, एक मूल बिंदु के दूसरे विपरीत दिशा में। अगर दोनों साइन के c प्लस हैं तो एक ही दिशा में घटेंगी। तो देखो मैंने पहले से व्यापक समीकरण से तुलना कर लिया और मूल बिंदु से पहली रेखा की दूरी ज्ञात करी। देखो मूल बिंदु है 0 0। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ज्ञात करूं d बराबर, अगर मैं फॉर्मूला याद दिखाऊं तुम्हें, देखो ये था हमारे पास ये वाला। तो यहां मूल बिंदु है। अब हमें मूल बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करनी। तो यहां मूल बिंदु से पुट कर देंगे, ये 0 और ये 0, तो केवल c अपॉन ए ये आएगा, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी। फिर ऐसी दूसरी ज्ञात कर लें, दूसरी रेखा की, और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो दोनों के चिन्ह छोड़ते हुए दोनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। तो यहां देखो ये अलग अलग है, क्योंकि यहां दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है। जब विपरीत हैं तो इसका मापांक और इन दोनों का मापांकों का अलग अलग योग करना है। चिन्ह छोड़ते हुए, चिन्ह छोड़ने का मतलब मापांक ले दो। तो दूरी हुई, ये c1 है, ये c2 है का मापांक, और रूट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा नीचे, क्योंकि दोनों का गुणांक अगर अलग अलग भी निकालेंगे सूत्र से तो दोनों के ये वाला हर समान होगा। तो फॉर्मूला है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मापांक c1 प्लस मापांक c2 या ठीक है, और रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट 34 प्लस रूट 31, ये दे रखा है ये हल करके, और ये 17 आ गया इसका 17/65, और ये 65/17 हमारा 21 का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 9। इनके बीच कोण ज्ञात करना। एक रेखा ये है, एक रेखा ये। देखो छात्रों हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण का सूत्र है tan थीटा बराबर m2 - m1 बटे 1 + m1 m2। अगर मुझे m1 m2 मिल जाए, अर्थात इस रेखा को प्रवणता के रूप में लिख लूं, ढाल के रूप में, इस रूप में लिख लिया, y बराबर, इसे भी y बराबर लिख लिया, और जो x का गुणांक है वो हमारे इसका ढाल है। ये m1 है और ये m2 है, और मैंने यह m2 m1 के मान, और हल करके मैं देखता हूं ये आता है 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3 अर्थात tan 30। अब या तो tan 30 होगा, देखो न्यून कोण की बात करें तो 30 डिग्री है, अगर अधिक कोण आंसर देना हो तो 180 - 150, तो दो कोण बनाएंगे, ये 150 या 30 दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे पास हुए। तो ये तो केवल हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले पर हमें m1 m2 ज्ञात करने थे। अगर दो रेखाओं के समीकरण पता है, उनके स्लोप पता है, m1 m2, तो tan थीटा बराबर m2 - m1 इसमें रख दें, हल करने के बाद जो भी हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, और ये हमारे पास हुई
तो ये छात्रों हमारी हुई वीडियो नंबर 9, इसे ध्यानपूर्वक देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।